Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 105। 105 आयशा का सच। जैसे ही आयशा अर्जुन की यह बात सुनती है उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है और वह जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। तुम जाग रहे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा इस वक्त ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो और तब उसका जो रिएक्शन होता है वह रिएक्शन इस वक्त आयशा के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर एक बार फिर से आयशा को अपने नीचे कर लेता है, जिसे महसूस करके आयशा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। क्योंकि आज से पहले जब भी आयशा और अर्जुन इंटीमेट हुए थे, अर्जुन हमेशा बहुत ही काम और कंपोस्ट दिखाई देता, लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। आज उसकी बातों में और उसकी हरकतों में एक नॉटीनेस दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो आज से पहले कभी भी दिखाई नहीं दी थी। ऐसा नहीं था कि वह पहले कभी मुस्कुराया नहीं था, लेकिन आज जो उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा था, जिसे आयशा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तुम इतनी सुबह सुबह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, ये तो गलत बात है ना वाइफी? ये सुनकर तो आयशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या सच में यह उसका हस्बैंड ही है जो हमेशा सीरियस रहता था और कभी भी धन की बातें नहीं करता था और आज यह इंसान उससे मजाक कर रहा था? अर्जुन जब अपनी वाइफ को इस तरह से किसी गहरी सोच में गम होते हुए देखा है तो बोलता है, वैसे तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा यह आर्टवर्क पसंद आया है। इतना कहकर वह उसके लिप्स पर एक प्यार भरा किस करता है और उठकर साइड में पड़ा हुआ टॉवल उठाता है और उसके साथ ही बाथरूम में चला जाता है। वही आयशा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रात में ही अर्जुन में इतना ज्यादा चेंज आ गया था। जब अर्जुन कल रात उसे सारी बातें बता रहा था तब आयशा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने एक भी गलती कर दी तो उसका प्यार उससे दूर न चला जाए। लेकिन उसने पहले जैसी गलती करने की कोशिश नहीं की थी, पर सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था ताकि वह अर्जुन के सामने सच्चाई भी लेकर आ सके और उसे ये भी शक ना हो कि आखिर उसे इतना सब कुछ पता तो पता कैसे है। अर्जुन थोड़ी ही देर में बाहर आ जाता है और अभी आयशा को किसी सच में गम देखा है। वह उसे कुछ कहता है उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। वह जल्दी से फोन उठाता है तो उसे पर चिराग का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो भाई, और कितना टाइम लगने वाला है? प्लीज जल्दी आ जाओ, सुबह से दादी ने 50 बार मुझसे सवाल कर लिए हैं और अब मैं और हैंडल नहीं कर सकता हूँ, प्लीज जल्दी आ। अर्जुन उसके बाद का जवाब देता है, उससे पहले ही वह फोन भी काट देता है जिससे अर्जुन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता है। कॉल कट जाने के बाद आयशा उसकी तरफ देखती और बोलती है, क्या हुआ चिराग भाई, क्या कह रहे थे? घर में सब ठीक तो? उन्होंने मुझसे कहा था घर जाने के लिए लेकिन मैं भूल गई थी। अर्जुन उसकी तरफ जाता है और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है, कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, बस दादी थोड़ी नाराज है, उन्हें मैं संभाल लूंगा। इतना बोलकर वह रूम के बाहर चला जाता है और जब वह वापस आता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा कैरी बैग था। अर्जुन उसे बैग को आयशा की तरफ करते हुए बोलता है, लो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें थोड़ी देर के बाद घर के लिए निकलना है। आयशा उसके हाथ से उस कैरी बैग को लेती है और फिर बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही अर्जुन फटाफट से अपना मोबाइल उठना है और किसी को कॉल कर देता है। इस वक्त अर्जुन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था जो थोड़ी देर पहले शरारती मूड में था। इस वक्त वह किसी नर्क से आए हुए देवता की तरह लग रहा था। अगर कोई भी उसे इस वक्त देख ले तो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता। 2-3 रिंग जाने के बाद ही सामने से कॉल पिक होता है। अर्जुन तुरंत ही बोलता है, अल्पेश, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर मिस्टर एंड मिसेस कपूर की पुरानी फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वह सब कुछ एक डिटेल। और हाँ, तुम्हें एक और काम करना है,
याद रहे इस बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद अर्जुन उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और बाद में फ़ोन कट कर देता है। अब तक आयशा भी नहाकर वापस आ चुकी थी। फिर वह दोनों ही वहां से चले जाते हैं। आयशा आज सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग बाहर होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अल्पेश इस वक्त बाहर किसी मिशन पर गया हुआ था और अभी अभी ही वापस आया था। वह बेचारा खुश था कि उसे घर जाकर अपनी वाइफ से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, वह बेचारा कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके बस का फ़ोन आ गया था। अल्पेश के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। वह उनकी तरफ देखते हुए उनमें से एक को अपने पास आने का इशारा करता है। ये फोटो है, इसे देखो। 2 घंटे के अंदर अंदर इसे अपने अड्डे पर लेकर आओ। याद रखें, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वह भी वहां से चला जाता है। दोपहर का वक्त था। दादी माँ पूजा करके वापस आ गई थी और साथ में अनु भी थी, लेकिन इस बार वह दोनों अकेली नहीं आई थी बल्कि उनके साथ पंडित जी भी आए हुए थे। आयशा और अर्जुन जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें सबसे पहले लिविंग हॉल में दादी माँ दिखाई देती है। उन्हें साथ में आता हुआ देखकर दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, वरना हम तो तुम्हें फ़ोन करके बुलाने ही वाले थे। आओ बैठो। अर्जुन, आइडिया आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार दादी ने पंडित जी को यहाँ पर क्यों बुलाया। दादी के बुलाने पर वह दोनों दादी के अगल बगल में जाकर बैठ जाते हैं। तुम लोगों ने ऐसे ही शादी कर ली थी, इसलिए अब हम चाहते हैं कि एक बार तुम लोगों की शादी रीति रिवाज से हो जाए। दादी माँ ने अभी इतना ही कहा था कि अर्जुन बीच में बोलता है, लेकिन दादी माँ, इसकी क्या ज़रूरत है? हमने तो वैसे ही शादी कर ली है, अब दोबारा से शादी करने का क्या मतलब बनता है? वह और कुछ कहता है उससे पहल ही दादी माँ उसे घूर कर देखती है और बोलती है, हम देख रहे हैं जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। पहले तो हम तुमसे जो कहते थे वह चुपचाप कर दिया करते थे, लेकिन नहीं, अब तो तुम्हें हर बात में हमसे जुबान लड़नी होती है। तुमने हमसे बिना पूछे शादी कर ली, हमने कुछ नहीं कहा, इसलिए अब जब हम कुछ कह रहे हैं तो उसे भी तुम्हें सुना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं इस बारे में। दादी माँ की डांट सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है। वही साइड में बैठी हुई आयशा और चिराग मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। दादी माँ पंडित जी की तरफ देखते हुए बोलती है, पंडित जी, हमारे पोते की और तोता बहू की कुंडली हमने आपको पहले ही दे दी है, आप चेक करके बताएं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। पंडित जी अर्जुन की कुंडली पहले चेक करते हैं और उसके बाद जैसे ही उनके हाथ में आयशा की कुंडली जाती है, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। एक बार और वह दोबारा से उसे कुंडली को अच्छे से चेक करते हैं और एक पेपर पर अंक बनाकर लिखने लगते हैं, जैसे कि जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने था उसे पर विश्वास कर पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। सब लोग पंडित जी की इस तरह की हरकत देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ शादी का मुहूर्त ही निकलना था, ना तो इस तरह का रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी। आखिर ऐसा भी क्या देख लिया था उन्होंने आयशा की कुंडली में जिसकी वजह से वह इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। वही आयशा जब ये देखी है तो उसके तो पसीना छूटने लगता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, वह ये बात कैसे भूल सकती थी कि वह मारकर एक बार फिर से जिंदा हुई थी। हालांकि उसने मंदिर में पूजा की थी, लेकिन इससे उसके शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन पंडित जी अब इस तरह से उसकी कुंडली को देख रहे थे जिससे उसे थोड़ा डर लग रहा था। कहीं पंडित जी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सब सोच सोचकर आयशा का दिल बैठ जा रहा था। दादी माँ से अब और रहा नहीं जाता है तो वह आखिरकार बोल ही देती है, क्या हुआ पंडित जी, आप इतने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं? क्या कुछ गलत है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर उसका कोई उपाय है तो हम जरूर करेंगे। पंडित जी आयशा की कुंडली को टेबल पर रखते हैं और फिर एक बार आयशा की तरफ देखते हैं।
जिसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। अगले ही पल पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह दादी माँ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा भाग्यशाली कुंडली पहले नहीं देखी है। आपकी पोता सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली है और आपके कल के लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी है। पंडित जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही आयशा राहत की सांस लेती है। तभी उसकी नज़र पंडित जी की नज़रों से मिलती है, जहां पंडित जी उसे आंखों से ही इशारा कर देते हैं, जिसे देखकर आयशा को समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती है कि पंडित जी को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अनु और नंदिनी चाय नाश्ता लेकर आते हैं और टेबल पर रखते हुए सबको चाय नाश्ता सर्व करते हैं, लेकिन पंडित जी उन्हें ग्रहण करने से मना कर देते हैं और दादी जी और आयशा की तरफ देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में बोलते हैं, माता श्री, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी बहू से 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। पंडित जी का यह आग्रह सुनकर सब लोग एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। कहीं आयशा को डर लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह जितनी ज्यादा इस चीज से भागेगी, वह उतने ही ज्यादा बड़ी परेशानी में फंस सकती है। दादी जी पंडित जी की बातों का जवाब देती है उससे पहले ही आयशा बोलती है, जी पंडित जी, कहीं आपको क्या बात करनी है मुझे? बेटा, ये तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के बारे में है जो कि आने वाले समय में शुरू होने वाला है और इसके लिए आगे चलकर कोई परेशानी हो सकती है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ और यह सब मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर मैं गारंटी लेती हूँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। Reborn to Love My Devil Husband एपिसोड 106। जब 106 आखिर में उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। पंडित जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही आयशा राहत की सांस लेती है। तभी उसकी नज़र पंडित जी की नज़रों से मिलती है, जहां पंडित जी उसे आंखों से ही इशारा कर देते हैं, जिसे देखकर आयशा को समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती है कि पंडित जी को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अनु और नंदिनी चाय नाश्ता लेकर आते हैं और टेबल पर रखते हुए सबको चाय नाश्ता सर्व करते हैं, लेकिन पंडित जी उन्हें ग्रहण करने से मना कर देते हैं और दादी जी और आयशा की तरफ देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में बोलते हैं, माता श्री, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी बहू से 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। पंडित जी का यह आग्रह सुनकर सब लोग एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। कहीं आयशा को डर लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह जितनी ज्यादा इस चीज से भागेगी, वह उतने ही ज्यादा बड़ी परेशानी में फंस सकती है। दादी जी पंडित जी की बातों का जवाब देती है उससे पहले ही आयशा बोलती है, जी पंडित जी, कहीं आपको क्या बात करनी है मुझे? बेटा, ये तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के बारे में है जो कि आने वाले समय में शुरू होने वाला है और इसके लिए आगे चलकर कोई परेशानी हो सकती है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ और यह सब मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आयशा उन्हें एक साइड में लेकर जाती है, जहाँ पर सिर्फ वह दोनों ही थे। आयशा के चेहरे पर घबराहट और पसीना साफ दिखाई दे रहा था। जब पंडित जी ये देखते हैं तो वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। भगवान ने खुद तुम्हें यह मौका दिया है। तुम्हारे इस नए जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाली चुनौतियाँ और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। उनके लिए तुम तैयार रहना। आयशा जब पंडित जी की बातें सुनती है तो वह भी हैरान रह जाती है। उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पंडित जी वापस से वहाँ पर जाते हैं और दादी माँ बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें बस एक छोटी पूजा करनी होगी, जिससे उनका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखमनी तरीके से चलता रहेगा। और उनकी शादी की बात तो इसमें 3 मुहूर्त है, ये 6 महीने बाद का, एक 4 महीने बाद का और एक 15 दिन बाद का। आपको इनमें से जो भी मुहूर्त ठीक लगे आप उसे रख सकती हैं।
उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा, उसे हिसाब से मैं तैयारी कर लूँगा। अभी के लिए मुझे आज्ञा दें। इतना बोलने के बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद आयशा तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है। आयशा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स। लेकिन क्या होगा अगर पंडित जी ने मेरे बारे में सबको सब कुछ बता दिया तो? नहीं, ऐसा तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अगर उन्हें सब कुछ सच बताना ही होता तो वह बहुत पहले बता चुके होते। तुमको ज्यादा ही सोच रही हो, भगवान ने तुम्हें यह मौका दिया है, उसे अच्छे से इस्तेमाल करो। पंडित जी और कौन से नए खतरे की बात कर रहे थे? सब कुछ तो पहले ही ठीक हो गया है ना। अमित को इस बार मैंने अपने पास भी आने नहीं दिया है। और त्रिशा की हालत ऐसी नहीं है कि वह इस वक्त कुछ कर सके मेरे साथ। तो ऐसा भी कौन है जिससे मुझे खतरा है? आयशा खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसके रूम पर दस्तक होती है। वह जल्दी से अपने आप को संभालती और फिर दरवाजा खोलती है। सामने उसे गुस्से से खड़ी हुई धारा दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि उसने उसके साथ क्या किया था। आयशा की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो तूने पहले से शादी कर ली थी जिसके बारे में तूने मुझे बताया तक नहीं, और ऊपर से अपने ही हस्बैंड को किस करने के बहाने मुझसे शर्त भी लगाई। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुको। आयशा जैसे ही धारा की बातें सुनती है वो तुरंत ही वहां से नीचे की तरफ भागने लगती है और भागते भागते घर के बाहर निकल जाती है। जब धारा ये देखी है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वह भी भागते हुए उसके पीछे घर से बाहर निकल जाती है। वह इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि सामने से एकांश चलते हुए आ रहा था। एकांश बेचारा किसी से फोन पर बातें कर रहा था, उसने भी आते हुए तूफान की तरफ ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से एक तेज आवाज होती है और एकांश सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन वह अकेला जमीन पर नहीं गिरता है, उसके साथ साथ धारा भी थी जो कि उसके ऊपर ही गिर गई थी, जिसकी वजह से धारा संभाल नहीं पाती है और उसके और एकांश के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। उन दोनों का ही दिमाग काम करना बंद हो चुका था और उनके सेंसेस पूरी तरह से चौपट हो गए थे। उन दोनों को ये भी ध्यान नहीं रहा था कि आसपास कई सारे बॉडीगार्ड हैं जो कि उनका ही देख रहे हैं। तभी उन्हें वहां पर आयशा की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह दोनों ही अपने सेंस में वापस आते हैं। धारा जल्दी से एकांश से अलग होती है, लेकिन उसके इतनी तरह से जल्दबाजी करने के चक्कर में धारा के बाल एकांश के ब्लैक कलर के शर्ट के बटन में अटक जाते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से वह उसके ऊपर जा गिरती है और एक बार फिर से वही सीन रिक्रिएट हो जाता है। धारा बेचारी ने थोड़ी देर पहले अपने आप को जैसे तैसे करके नॉर्मल करके अपने आप को ठीक किया था, लेकिन एक बार फिर से वही दोबारा से हुआ तो उसके शरीर में पूरी तरह से कंपन महसूस होने लगती है उसे। वही एकांश भी पूरी तरह से अपने होशो हवास खो बैठा था। जहां पहले वह जब भी एक दूसरे से मिलते थे किसी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते थे, इस बार वह पूरी तरह से शांत हो चुके थे। धारा जल्दी से एक बार फिर से एकांश से अलग होती है और उसकी तरफ ना देखते हुए जल्दी से बोलती है, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने ध्यान नहीं दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलने के बाद वह तुरंत ही वहां से भागकर अंदर की तरफ चली जाती है। वह एकांश के बात करने का वेट तक नहीं करती है। एकांश को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए वह भी शांत ही रहता है। वह भी पूरी तरह से वहां पर किसी स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था कि तभी उसकी कानों में आयशा की आवाज पड़ती है, अभी मैंने धारा की आवाज सुनी थी, वह बाहर आई थी है ना? तो वह कहाँ पर गई है? वह तो मेरे पीछे आई थी ना? ये सवाल उसने सामने खड़े हुए एकांश की तरफ देखते हुए पूछा था, जिससे अकाउंट्स अपने होश में आता है और वह तुरंत ही आयशा के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैंने अभी अभी उन्हें बाहर आते हुए देखा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह वापस अंदर भी चली गई थी। आयशा जैसे ही यह सुनती है वह भी वापस घर के अंदर चली जाती है।
एकांश जब अपनी नजरें इधर उधर करके देखता है तो उसकी नजरें वहां पर खड़े हुए बॉडीगार्ड की तरफ चली जाती है। जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स की नजरें अकाउंट्स पर पड़ती है उनके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर एकांश को बड़ा अजीब सा फील होता है। आज से पहले वह हमेशा इन बॉडीगार्ड के सामने रफ एंड टफ वाली इमेज में रहा था, लेकिन अब बेचारा को कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वह तुरंत ही वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वह एक बार जरूर बोलता है, लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान दो, वरना तुम लोगों को इतनी कड़ी ट्रेनिंग करवाऊंगी ना कि रोते रहोगे। मुंबई के एक जंगल वाले इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत सा विला बना हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कि इतनी खतरनाक और वीरान जगह पर इस तरह का खूबसूरत विला हो सकता है। वहां के आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उनके हाथ में गन थी, और वह बहुत ज्यादा चौक करने थे। अगर कोई भी वहां पर आता तो वहीं पर उन्हें हेडशॉट करके खत्म कर दे, यह उन्हें ऑर्डर दिया गया था। भले ही वह लोग देखने में बहुत ज्यादा अलर्ट और स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर यह भी पता चल रहा था कि वह किसी गैंग के लिए काम करते हैं या फिर किसी माफिया शब्द से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वह किसी पुलिस वाले या आर्मी वालों के कपड़े नहीं थे और ना ही किसी सिक्योरिटी एजेंट के कपड़े थे। वह विला जितना बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा था उससे कई ज्यादा सुंदर और आलीशान वह अंदर से था। वहां पर मौजूद हर एक चीज काफी ज्यादा कीमती थी। इस विला के एक बड़े से कमरे के अंदर बहुत सारा अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा नहीं था कि विला के अंदर लाइट मौजूद नहीं थी, पूरा विला लाइट की रोशनी से चमचम रहा था, लेकिन वही एक रूम ऐसा था जिसमें एक भी लाइट नहीं लगी थी। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वहां पर एक इंसान की बड़ी सी परछाई दिखाई देती है। परछाई देखकर ये तो पता चल रहा था कि यह इंसान कोई लड़का है। वह धीरे धीरे करके एक दीवार की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, लेकिन उस पेंटिंग के ऊपर पर्दा लगाया हुआ था। वह लड़का साइड में लगी हुई एक 0 वाट का बल्ब जलता है जिससे उस स्पेसिफिक पेंटिंग पर ही रोशनी पड़ती है, और उसके साथ ही वो एक झटके के साथ उसे पेंटिंग पर लगे हुए पर्दे को हटा देता है। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार किया है। लंदन पेरिस नियर पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है मैंने तुम्हें, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो को तुम तो मेरे ही शहर में रहती थी। मेरे इतने करीब होकर भी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबी डॉल, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया इसमें मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ढूंढ लिया है तो अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूं। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे माफ कर दो, उस टाइम पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था। मैं क्या करूं, मैं बहुत छोटा था उसे टाइम पर तुम चिंता मत करो, इस बार हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। इस बार मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस वजह को ही खत्म कर दिया था जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़ा था। इतना कहकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और उस पेंटिंग की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही समझ रही हो तुम, मार दिया मैंने अपने बाप को। आखिर उसे इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ जो दी थी तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर मैं गारंटी लेती हूँ पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताएं। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 107। 107 अभिनव की गिद्ध धमकी। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वहां पर एक इंसान की बड़ी सी परछाई दिखाई देती है। परछाई देखकर ये तो पता चल रहा था कि यह इंसान कोई लड़का है। वह धीरे धीरे करके एक दीवार की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, लेकिन उस पेंटिंग के ऊपर पर्दा लगाया हुआ था। वह लड़का साइड में लगी हुई एक 0 वाट का बल्ब जलता है जिससे उस स्पेसिफिक पेंटिंग पर ही रोशनी पड़ती है, और उसके साथ ही वो एक झटके के साथ उसे पेंटिंग पर लगे हुए पर्दे को हटा देता है। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार किया है।
लंदन पेरिस नियर पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है मैंने तुम्हें। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो को तुम तो मेरे ही शहर में रहती थी। मेरे इतने करीब होकर भी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबी डॉल, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया इसमें मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ढूंढ लिया है तो अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूं। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे माफ कर दो, उस टाइम पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था। मैं क्या करूं, मैं बहुत छोटा था उसे टाइम पर तुम चिंता मत करो, इस बार हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। इस बार मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस वजह को ही खत्म कर दिया था जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़ा था। इतना कहकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और उस पेंटिंग की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। मार दिया मैंने अपने बाप को। आखिर उसे इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ जो दी थी तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं क्या करता, मैं कितनी बार कहा था आपसे कि मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या करता, मुझे वह सब करना पड़ा। अगर आपने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो मुझे इस वक्त अपने प्यार को पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरी आयशा को तो ये भी नहीं पता है कि कोई दीवाना उसे दीवानों की तरह प्यार करता है। उसे ढूंढने में मुझे कई साल लग गए क्योंकि आपने तो मुझे उसका पूरा नाम तक नहीं बताया। इनफैक्ट जब मैं आपसे उसे छोड़ देने के लिए कहता था तो आपने तो मुझे रूम में ही बंद कर दिया था, ये कहते हुए कि अभी मैं बच्चा हूँ, मुझे इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए। फिर मैं क्या करता, मैं भी आपकी बात मान ली। हो गया मैं बड़ा। आखिर आप यही तो चाहते थे कि बड़ा होकर मैं आपकी पोजीशन को संभालूं। लेकिन उसके लिए तो आपका मारना जरूरी था ना। आप मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सब वही हुआ था जो आप चाहते थे। आप ही चाहते थे कि मैं जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनूं। तो देखिए मैंने आपका सपना पूरा कर दिया है, लेकिन आपने मुझे मेरा सपना, मेरा प्यार छीन लिया था। ऐसे में आपको तो फिर सजा मिलनी ही थी ना। तो फिर मैं क्या करता, आखिर में तो तेरा बादशाह। मुझे तो फिर अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना ही था। लेकिन अफसोस कि उसे टाइम पर मम्मी ने मुझे देख लिया था आपको चाकू से मारते हुए। मैंने उनसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं तो बस अपना बदला ले रहा हूँ। लेकिन वह आई और उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करता बताए मुझे। फिर मैंने कुछ सोचा कि मम्मी और पापा आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि आप इस दुनिया से अलग होकर दूसरी दुनिया में चले जाएं और मम्मी यहाँ पर अकेली रहे। इसलिए मैंने मम्मी की भलाई सोते हुए उन्हें भी आपके पास भेजना ठीक समझा। आप वहाँ पर अकेले तो नहीं हैं ना पापा, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखते हैं ना। ये कहकर वह जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मी, सच में आपकी बहुत याद आती है मुझे। लेकिन मुझे मेरी आयशा की भी बहुत याद आती थी। मैंने कितनी बार कहा था आपसे भी कि पापा को समझाएं कि उसे छोड़ दे, उसे परेशान ना करें। लेकिन आपने कहा था कि वह उनका काम है, मैं उनका काम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चाहती तो पापा को रोक सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी तो बस मेरी आयशा से एक ही बार बात हुई थी, तब उसने मुझसे पहली बार कुछ मांगा था। वह बस यहाँ से जाना चाहती थी अपनी मम्मी पापा के पास। जैसे मैं आपके पास रहता था वैसे ही वह अपनी मम्मी पास जाना चाहती थी। मैंने आप लोगों को कितना समझाया था, लेकिन आपने तो मेरी बात समझी ही नहीं। सब आपकी गलती है। पर कोई बात नहीं मम्मी पापा, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखना। थोड़े ही दिनों में मेरा प्यार, मेरी आयशा मेरे साथ होगी। उसके बाद आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अच्छे से रह रहा हूँ, बस एक बार मैं आयशा से मिल लूँ और उसे अपनी दोस्ती का विश्वास दिला दूँ, अपने प्यार का विश्वास दिला दूँ। तो फिर वह फिर से मुझ पर विश्वास करने लगेगी और मेरे साथ हो जाएगी।
फिर से मेरा प्यार मेरे साथ होगा। उसके बाद मैं आपको माफ कर दूंगा। तभी उसे अंधेरे कमरे के बाहर कोई दस्तक देता है, जिससे यशवर्धन तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और अपने गोलियां को ठीक करके रूम के बाहर निकल जाता है। नाइट क्लब। अभिनव मुंबई के सबसे महंगे और सबसे लग्जरियस नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए आया हुआ था। अंदर से यह नाइट क्लब काफी ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्लब सच में बहुत ज्यादा बेकार था और यह बात यहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों को ही पता थी कि यह नाइट क्लब कोई नॉर्मल नाइट क्लब नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का धंधा भी किया जाता है, जिनमें से एक अभिनव भी था और उसे भी पता थी कि यहाँ पर क्या काम होता है। इनफैक्ट जब जिन लड़कियों से उसका मन भर जाता था, वह उन लड़कियों को यहाँ पर ही सील कर दिया करता था। वह अनु के साथ भी यही करना चाहता था, लेकिन वह तो वक्त के साथ भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उस टाइम पर अनु वहां से भाग निकली थी और अल्पेश के पास पहुंच गई थी। वहां पर उसने पहले से ही अपने लिए प्राइवेट रूम बुक कर दिया था, जहां पर 2 लड़कियां पहले से ही उसका वेट कर रही थी। तुम सच में बहुत हॉट हो। आज से पहले मैंने कभी इस तरह की फीलिंग एंजॉय नहीं की है। ई जस्ट ड्यूड बेबी। इतना कहते हुए अभिनव एक लड़की को किस कर रहा था, वहीं दूसरी लड़की उसकी शर्ट के बटन को खोल रही थी। उसे दूसरी लड़की ने अभिनव के पेंट और शर्ट दोनों को अलग कर दिया था। इस वक्त अभिनव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में ही खड़ा हुआ था। इन शॉर्ट उसने अपना अंडरवियर ही पहना हुआ था। वही वह जो 2 लड़कियां वहां पर मौजूद थी, उन्होंने बहुत ही मिनिमम कपड़े पहने हुए थे, ना कि बराबर। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं पहना है। अभिनव अभी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर बहुत सारे आदमी गन लेकर अंदर चले आते हैं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद वो दोनों लड़कियां एकदम से डर जाती है और बिस्तर से उतरकर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। उनके मुंह से चीख तक नहीं निकल रही थी, वह लोग इतनी ज्यादा घबरा गई थी। वही जब अभिनव ये देखा है तो वह गुस्से में आकर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? बाहर किसी ने तुम्हें रोका नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि यह किसका रूम है? अभिनव कपूर का रूम है ये। अभिनव की बात सुनने के बाद भी वहां पर मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें अभिनव की बात सुने ही नहीं दे रही है, जिससे अभिनव को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है, उनके पास जाने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वहां पर मौजूद एक आदमी उसके पैरों के नीचे गन चला देता है, जिससे एक पल के लिए अभिनव की भी सिटी वटी गुम हो जाती है। तभी वहां पर एक और इंसान आता है जिसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। वह देखने में ही काफी ज्यादा एलिगेंट और चार्मिंग दिखाई दे रहा था, हालांकि उसका फेस रखा हुआ था क्योंकि उसने ब्लैक कलर का ही मास्क पहने हुआ था। लेकिन उसकी आंखें देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उसे मास्क के पीछे छुपा हुआ इंसान काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होगा। अंदर आने वाला इंसान अभिनव की तरफ देखा है और बोलता है अंदर आने वाला इंसान अभिनव की तरफ देखा है और बोलता है, देखो मुझे ये जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो और किस खानदान से बिलोंग करते हो। मुझे बस मेरे बॉस ने काम दिया है और वह काम मैं यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और ज़्यादा मेरा दिमाग खराब मत करना, क्योंकि अभी यह बंदूक तुम्हारे पैरों के नीचे चली है। अगर तुमने ज़्यादा दिमाग खराब किया तो अगली गली तुम्हारे पैरों के अंदर होगी। अभिनव ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वह जानता था कि सामने खड़े हुए वह इंसान मामूली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि इस क्लब के अंदर एंट्री करना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं। तो और अगर ये लोग यहाँ पर पहुँचने में कामयाब रहे हैं, इसका मतलब ये था कि उनकी पहुँच बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। लेकिन फिर भी अभिनव हिम्मत करके बोलता है, देखो तुम्हारा बॉस कोई भी हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे बस का नाम क्या है? तुम्हें पता भी है कि तुम किसी से पंगा ले रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़े।
अभिनव की यह गीदड़ धमकी सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हो। वह मास्क पहने हुआ इंसान हंसते हुए अभिनव की तरफ देखा है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो, जिसे कोई छूटक नहीं सकता है चाहे वह कुछ भी करता रहे। लेकिन इस बार तुम्हारी मौत खुद तुम्हारे पास चलकर आई है, जिसे खुद तुमने दावत देकर अपने पास इनवाइट किया था। और क्या कहा तुमने कि हमें आगे जाकर पछतावा हो सकता है। तो अपना ये बहाना तुम अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा। उसके बाद वह मास्क वाला इंसान अपने 2-3 बॉडीगार्ड की तरफ देखा है, जिसे देखकर वह लोग समझ जाते हैं और तुरंत ही अभिनव की तरफ जाते हैं। उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। रुको, मुझे कपड़े तो पहने दो। देखो तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा नाम अभिनव कपूर है, मदन कपूर का बेटा हूँ मैं। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर मैं गारंटी लेती हूँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं।